कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, सुनते हैं दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी परों वाली लड़की। जब से बाबूजी का स्वर्गवास हुआ था, बेटे निकुंज ने अम्मा को नीचे के कमरे में शिफ्ट कर दिया था। वे अपने जीवन के 72 बसंत देख चुकी थी। सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगी थी। जब बाबूजी थे तो उनका ज्यादातर समय बालकनी में बैठ पत्र पत्रिकाएं पढ़ने और सामने पार्क की चहल पहल देखने में ही गुजरता। इसलिए उनके रहते अम्मा को भी ऊपर वाले कमरे में ही रहना पड़ता। मगर अब वे अकेली थीं, सो उन्हें नीचे शिफ्ट कर दिया गया। ऊपर के खाली कमरे के साथ अटैच बाथरूम और किचन भी था। बहुत सोच विचार कर निकुंज ने वहां एक किराएदार रखने की सोची। वैसे भी गुड़गांव के उस कमर्शियल एरिया में ऐसे कमरों के लिए बहुत ऊंचे किराए मिल रहे थे। अतः उन्होंने कॉलोनी के किराना स्टोर और सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन लगा दिया। विज्ञापन में साफ साफ लिखा गया था कि कमरा किसी लड़की को ही दिया जाएगा, बैचलर लड़के को नहीं। यह शर्त अम्मा की ही थी, क्योंकि निकुंज की 16 वर्षीय बेटी यानी उनकी पोती रश्मि सयानी हो रही। जवान किराएदार के साथ मकान मालिक की लड़की के भागने की खबरों को बाबूजी ने उन्हें कितनी बार चटखारे लेते हुए अखबार से पढ़कर सुनाया था। इसलिए वे पोती के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। विज्ञापन को ही पढ़कर ही आज सिया आई थी। चुस्त दुरुस्त आधुनिक लिबास, हाई हील, क्लचर में फंसे उलझे से बाल, मुंह में च्युइंगम, इधर उधर दौड़ती लापरवाह सी नजरें, बिल्कुल बिंदास रवैया। वह पास ही की एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव थी। देखिए, मैं अकेली ही रहूंगी। साथ ही यह भी क्लियर कर दूं कि मेरी शिफ्ट में भी ड्यूटी रहती है। वर्किंग आवर ऑड है, सो रात को अक्सर लेट भी हो जाता है। अगर आप लोग इस बात को माइंड करेंगे तो पहले ही बता दें। पिछली जगह मेरे लेट आने से उन लोगों को प्रॉब्लम था। यू नो दिस मिडिल क्लास मेंटालिटी। लड़की के लेट आने को सीधा कैरेक्टर से जोड़ते हैं। सिया आंखें चढ़ाते हुए बोली। सुनते ही अम्मा के कान खड़े हो गए। सिया अम्मा और उनकी बहू गौरी की उपस्थिति लगभग नकारते हुए सारी बात निकुंज से ही कर रही थी, और ये बात अम्मा को जरा भी अच्छी नहीं लग रही। उसके हिसाब से तो लड़की होने के नाते सिया को सभी पूछताछ उनसे या बहू गौरी से ही करनी चाहिए थी। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ऊपर का अलग एंट्रेंस है, निकुंज ने कहा। मुझे अपनी कार के लिए पार्किंग अरेंजमेंट भी चाहिए। मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ। सिया की इस डिमांड पर अम्मा के भीतर स्वसंवाद चलने लगे। ओह, पैसे का बड़ा रौब है इसे। अकेली रहती है, देर से घर लौटती है, पेद्दी भर की छोकरी, और अभी से कार में चलती है। ऊपर से तेवर तो देखो। पता नहीं निकुंज क्यों इस तेज तरार लड़की से इतने अच्छे से बात कर रहा है। चलता क्यों नहीं कर देता इसे। वैसे भी ऐसी लड़की के घर में रहने से रश्मि पर गलत असर पड़ेगा। हमारे पास तो टू व्हीलर है, हमारी पार्किंग में ही गाड़ी पार्क हो जाएगी। और हाँ, रूम के साथ किचन भी है, निकुंज ने कहा। वेल, उसकी मुझे जरूरत नहीं, मैं बाहर या टिफिन से ही खाती हूँ। सिया बेपरवाही से बोली। अरे राम रे, कैसी लड़की है। इतनी बड़ी हो गई मगर खाना भी नहीं पकाती। क्या करेगी ये अगले घर जाकर। ऐसी लड़कियां ही तो वापस मायके में पटक दी जाती हैं। अम्मा के स्वसंवाद जारी थे। अम्मा के नाक मुंह सिकोड़ने के बावजूद निकुंज ने फाइनल कर लिया। क्या खराबी दिखती है अम्मा तुम्हें इस लड़की में। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, मगर देर रात तक बाहर रहेगी। अरे इसमें नया क्या है अम्मा। आजकल ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों में नाइट शिफ्ट रहती है। 24 घंटे काम चलता है, लड़का हो या लड़की, काम सबके लिए बराबर रहता है। मगर बस अभी अगर मगर छोड़ो अम्मा, कहकर निकुंज ऑफिस चला गया। लेकिन उस दिन से अम्मा की नींदें हराम हो गई। सिया उनके घर शिफ्ट हो चुकी थी। उसका आधुनिक बिंदास बेपरवाह रवैया अम्मा की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। आज सूरज की पहली किरण के साथ अम्मा का स्नान ध्यान जब तब आरंभ हो चुका था। मगर सिया अभी तक घर नहीं लौटी थी। पूजा करते हुए अम्मा की नजरें अपने बाके बिहारी की मनोहारी चितवन पर कम और घड़ी की ओर ज्यादा लगी हुई थी। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई। इस पर जर्जर काया अम्मा बड़ी फुर्ती से उठकर खिड़की की ओर दौड़ी। देखा तो सिया कार में बैठे दो लड़कों को हंस हंस कर सी यू बाय कह रही थी। अम्मा के दुखते घुटनों ने भले उस वक्त उनका साथ दिया हो, मगर नजरें दगा दे गईं। कार में कौन लड़के बैठे थे वे नहीं देख पाईं। रिया ने आकर उड़ती सी नजर खिड़की की ओर से झांक रही अम्मा पर डाली और उन्हें इग्नोर कर कुछ गुनगुनाते हुए सीढ़ियां चढ़ गई।
उसके बाद शुरू हुआ उनका बड़बड़ जाप। नाम कैसा पावन और कर्म कैसे कुलक्षणियों वाले। सच कहते हैं गुरुजी, कलयुग पूरे जोर पर है। माँ बाप ने भी लाज शर्म बेच खाई है। ऐसी परकटियों को खुली गाय की तरह छोड़ रखा है। रात रात भर पराए मर्दों के साथ उठती बैठती है। क्या जमाना आ गया है, राम राम राम। वे ठहरी बुजुर्ग अनुभवी महिला। भला एक अदना सी छोकरी को यूं सस्ते में कैसे छोड़ देती। सो शाम को उन्होंने सिया को सीढ़ियों से उतरते हुए थाम लिया। क्यों बेटी, घर में कुछ तंगी है क्या, जो माँ बाप ने इतनी दूर एक जवान जहान लड़की को अकेले नौकरी करने भेज दिया। इस उम्र में तो तुम्हारे हाथ पीले होकर बाल बच्चे हो जाने चाहिए थे। सुनकर सिया का पारा चढ़ गया, मगर उसने अम्मा की उम्र का लिहाज कर खुद को संयत कर लिया। उसे चुप देख अम्मा की हिम्मत और बढ़ी। वैसे ऐसा कौन सा काम करती हो जो रात रात भर घर से बाहर रहना पड़ता है और जवान लड़के घर तक छोड़ने आते हैं। अब तो सिया ने भी अम्मा की बोलती बंद करने की ठान ली। आंटी जी, मैं कस्टमर केयर का काम करती हूँ, यानी ग्राहकों की सेवा। और ग्राहक तो कोई भी हो सकता है, जवान या बूढ़ा। सिया ने आंखें मटकाते हुए जिस अंदाज से जवाब दिया, उसे सुन अम्मा का खून ऐसा खौला कि क्या बताएं। शाम को बहू से बीपी नपवा रही थी। उस दिन के बाद से अम्मा की पैनी नजरें और तेज कान सिया के आए जाए की खबरें रखने में लग गए। कब आ रही है, कौन छोड़कर जा रहा है, क्या पहना है, सिया भी सब समझने लगी थी। अब तो अभी जानबूझकर मस्ती के लिए अम्मा के संग तफरी करने लगी थी। कोई शॉर्ट ड्रेस पहनती तो अम्मा से पूछती, क्यों अम्मा, अच्छी लग रही हूँ? कहो तो एक आपके लिए भी ला दूं। कभी उनके सामने से ऐसे लड़खड़ाती हुई निकल जाती जैसे पीकर आई हो। अम्मा का त्योरियों चढ़ा चिढ़ा चेहरा देखने में उसे मजा आने लगा था। अम्मा जब तब उसकी चुगली बेटे बहू से कर, मगर वे दोनों अम्मा की बातों को उम्र का तकाजा समझ अनसुना कर देते। कुछ दिनों से अम्मा नोटिस कर रही थी कि उनकी पोती रश्मि की सिया से खूब छनने लगी थी। वह सियादी कहकर उसके आगे पीछे घूमने लगी। वे उसे रोकती टोकती, मगर रश्मि न सुनती। उस दिन तो आग में मन भर घी पड़ गया जब रश्मि ने अपने लंबे घने बालों को शॉर्ट लेंथ लेयर कट करा लिया। अम्मा भभक पड़ी। क्या इसी दिन के लिए मैं तेरे सिर में देसी घी की मालिशें किया करती थी? यह जरूर उस पर कटी का असर है। आज भुनभुनाई अम्मा ने आपा खोकर बेटे से दो टूक कह दिया। देख निकुंज, अगर अपनी छोरी को बचाना चाहता है तो ऐसी परकटी को निकाल बाहर कर। अगर वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगी तो कह देती हूँ, नाक कट जाएगी तेरी। जब देखो उसी के आगे पीछे घूमती रहती है। आज तो गज भर लंबे बाल भी कटा आई। बस करो अम्मा, बहुत हुआ। बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी बोलती रहती हो। तुम्हें अपनी पोती की इज्जत की बड़ी चिंता है तो थोड़ी इज्जत दूसरों की बेटी को भी देना सीखो। सालों बाद बेटे की तेज आवाज सुन अम्मा सकते में आ गई। जाने क्या जादू कर दिया है उसने सब पर। उस दिन तेरी आंख खुलेगी जब रश्मि भी उसकी तरह बन जाएगी। काश ऐसा हो जाए अम्मा, अगर रश्मि भी उसकी तरह बन जाए तो मुझे उस पर बहुत गर्व होगा। तुम्हें पता है, देश के टॉप मैनेजमेंट स्कूल से एमबीए किया है उसने। बहुत होशियार और आत्मनिर्भर लड़की है। इतनी सी उम्र में इतने अच्छे पद पर है वह। मैंने ही रश्मि से कहा था कि सिया दीदी से करियर गाइडेंस लो। वह रश्मि को बहुत अच्छे से समझा रही है और उसकी पढ़ाई में भी मदद कर रही है। रही बात बालों की, तो रश्मि ने बाल कटाने से पहले हमारी इजाजत ली थी। उसके बाल फिर वह जैसा रखना चाहे रखे। बच्चों को इतनी तो छूट देनी ही चाहिए, कहकर निकुंज चलते बने। बस उस दिन के बाद अम्मा ने मौन व्रत धारण कर लिया, यानी मौन भी और व्रत भी। बेटे से बातचीत बंद कर दी और बहू के साथ का पका खाना छोड़ दिया। खुद पकाती खाती। माँ बेटे के कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए गौरी ने निकुंज को समझाया। एक किराएदार के पीछे क्यों अम्मा को दुखी करते हो? जानते हो कितनी जिद्दी हैं वे। घर की शांति भंग हो गई सिया के पीछे। मैं तो कहती हूँ उसे निकाल बाहर करो, तभी अम्मा का फूला मुंह उतरेगा। हम कोई नया किराएदार ढूंढ लेंगे। इस पर निकुंज भी अड़ गए। घर की शांति सिया के कारण नहीं, बल्कि अम्मा की ओछी मानसिकता के कारण भंग हो रही है। जरा सोचो गौरी, कल को हमारी बेटी को भी पढ़ने लिखने या नौकरी करने घर से दूर किसी दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। कहीं किराए के घर में रहना पड़ सकता है। तब उसके ऊपर भी कोई ऐसे ही उंगली उठाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमें तो चाहिए कि हम सिया को एक परिवार जैसा सौहार्दपूर्ण सुरक्षित माहौल दें, ताकि वह खुद को अकेली न समझे। तभी तो हम भी भविष्य में किसी और से अपनी बेटी के लिए ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं। बात सही थी। अंततः गौरी चुप हो गई। निकुंज कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर पर गए हुए थे और रश्मि मामा के घर। अम्मा रसोई में चाय बना रही थी, तभी अचानक से गौरी के कराहने की तेज आवाजें आईं।
अम्मा ने जाकर देखा तो पाया गौरी बाथरूम में फिसल गई थी। उसकी कमर में असहनीय दर्द था। वो खुद से उठ भी नहीं पा रही थी। घर में गौरी के अलावा बस अम्मा ही थी। विसन्न रह गई। कुछ नहीं सूझ रहा था क्या करें। तभी सिया गौरी की चीख सुनकर भागी भागी आ गई। दोनों ने किसी तरह सहारे से गौरी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। घबराहट में अम्मा के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। उधर गौरी दर्द से बेहाल हो रही थी। सिया ने गौरी को तुरंत अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। उसने बड़ी सावधानी से कार की बैक सीट पर गौरी को लिटाया और अम्मा को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। इस वक्त लाचार अम्मा किसी भी तरह के सवाल जवाब करने में असमर्थ थी। सिया धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करते हुए अस्पताल की ओर चल दी। गौरी को सिया ने एडमिट कराया। एक्सरे एमआरआई सब हुआ। स्लिप डिस्क हुआ था। पंजे में भी फ्रैक्चर था। अम्मा के हाथ पांव फूल गए। उन्हें तो फॉर्म भरना तक नहीं आता था। अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटीज, सारे टेस्ट वगैरह सिया ही निपटा रही थी। घर के किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति की तरह उसने बड़ी ही कुशलता से स्थिति संभाली। पैसों की सोच अम्मा को याद आया कि गफलत में घर से निकलते हुए वे पैसे लेना भी भूल गई थी। उन्होंने घर जाकर पैसे लाने की बात की तो सिया बोली, घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने अपने कार्ड से सब पेमेंट कर दिए हैं। अम्मा दम साधे खड़ी रहीं और सिया सब व्यवस्थाएं करती गई। ऑफिस से छुट्टी लेकर वह पूरे दिन वहीं बनी रही और उन दोनों का हर तरह से ख्याल रखती रही। अम्मा दोहरे सदमे में थी। पहला तो इस आकस्मिक दुर्घटना का था और दूसरा सिया के आगे छोटी पड़ जाने का था। जिस सिया के लिए उसके मन में जरा भी सम्मान नहीं था, जिसे वो आजकल की बिगड़ैल लापरवाह परकटी लड़की समझती थी, आज वही उनके लिए किसी देवदूत से कम न थी। अम्मा बैठी बैठी सोच रही थी, कितने अच्छे से इसने सारी स्थिति संभाल ली। हजारों रुपए का पेमेंट तक कर डाला। 1 मिनट नहीं लगाई सोचने में। ऐसे तो हम कोई सगे रिश्तेदार भी नहीं हैं, मकान मालिक ही तो हैं। कौन करता है आजकल किसी के लिए इतना। गौरी की खबर सुन शाम तक निकुंज और रश्मि दोनों लौट आए थे। निकुंज ने सिया को तहे दिल से धन्यवाद दिया। जब उन्होंने अम्मा की ओर देखा तो उन्होंने नजरें झुका ली। झुकी नजरें कह रही थी कि आज उन्होंने सिया की योग्यता के आगे अपने हथियार डाल दिए। गौरी को कुछ दिन अस्पताल रहना पड़ा। सिया इस दौरान किसी मजबूत स्तंभ की तरह उनके साथ खड़ी रही। धीरे धीरे समय के साथ सब सामान्य होता जा रहा था। गौरी की तबीयत भी सुधर रही थी। आज निकुंज जब ऑफिस से घर लौटे तो अम्मा के कमरे से आ रही आवाज पर उनके कान लग गए। वे रश्मि को समझा रही थी, देख बिटिया, तू पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगा और अपनी सिया दीदी जैसी बन। इससे तेरा यह घर भी तरेगा और अगला भी। सुनकर निकुंज अंदर चले गए। अरे अम्मा, क्या गजब कर रही हो? क्यों रश्मि को उस परकटी की तरह बनने की सलाह दे रही हो? अरे नाना, वह परकटी नहीं है, वह तो परों वाली लड़की है, बिल्कुल परी जैसी। मैं तो चाहूं कि तेरी ये लाडो भी उसकी तरह परी बन ऊंची उड़ान भरे। अम्मा का बदला सुर सुन सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी परों वाली लड़की।